और तृतीय पाद में, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में ज्ञेयगम का अर्थ है अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक, जो ज्ञेय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद वाक्य है, उनका समन्वय ज्ञेय ब्रह्म में बताया जाएगा तृतीय पाद के द्वारा। ये अवान्तर भेद है तीन पादों के विषयों का। और चौथा पाद है वाक्य उपनिषदों के दो ही प्रकार के थे, स्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य, अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य। अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य का विषय भेद को लेकर के अवान्तर दो प्रकार हुआ। तो तीन पाद में वाक्य विचार हुआ। स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का विचार प्रथम पाद में, अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपास्य ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का विचार द्वितीय पाद में, और तृतीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का विचार व्यास जी कर रहे हैं। तो वाक्य विचार तो संपन्न हुआ, लेकिन उपनिषदों में कई एक पद ऐसे हैं जिनके अर्थ के विषय में संशय होता है। आजा पद है, प्रकृति पद है। तो इन पदार्थों पर भी विचार करना आवश्यक है। जो उपनिषदों में प्रयुक्त आजादी पद हैं, जिनके अर्थ के विषय में संशय होता है, तो उपनिषद में उन पदों का सुनिश्चित अर्थ क्या है, इसका निर्धारण करने के लिए चौथा पाद है। वह पद विचारात्मक है, इसलिए कहा पद मात्रंच, यानी प्रथम अध्याय के चौथे पाद में जो संदिग्धार्थक उपनिषद में प्रयुक्त पद हैं, उनका विचार हुआ है। उनके अर्थ का निर्धारण अनुकूल विचारात्मक चौथा पाद होगा। इस प्रकार ये पादेषु, यानी प्रथम अध्याय के 4 पादों में अवान्तर विषय भेद ज्ञेयम, पादेषु अनुक्रमात् ज्ञेयम का मतलब इन 4 पादों में अवान्तर विषय भेद समझना चाहिए। ज्ञेयम का अर्थ है समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब तीसरे श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है द्वितीय अध्याय के पाद के अवान्तर विषय भेद को। इसका विचार कर लें तो तृतीय श्लोक है द्वितीय स्मृति तर्काभ्याम अविरोधो न्यदुष्टता भूत भोक्तृ श्रुतेर्लिंग श्रुतेरप्य विरुद्धता। तो द्वितीय स्मृति तर्काभ्याम अविरोधो अन्य दुष्टता। तो द्वितीय अध्याय का नाम है अविरोध अध्याय। इसमें भी अवान्तर 4 पाद हैं। इन 4 पादों का
का प्रतिपाद्य विषय भी अलग अलग है। चारों पाद बताएंगे। प्रथम अध्याय के द्वारा बताए गए उपनिषद के समन्वय के साथ विपक्ष का जो विरोध प्रतीत हो रहा है उसका परिहार ही चारों पादों के द्वारा किया जाएगा द्वितीय अध्याय के। लेकिन किस पाद के द्वारा किसका विरोध परिहार किया जा रहा है, इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया कि स्मृति तर्काभ्याम अविरोधो, ये है प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय। स्मृति शब्द से लेना वेदांत सिद्धांत के साथ जिन स्मृति ग्रंथों का विरोध प्रतीत होता है वे स्मृति ग्रंथ। तो वेदांत के साथ विरोध प्रतीत होता है सभी भेदवादी स्मृतियों का। सांख्य भी भेदवादी है, योग दर्शन वाले भी भेदवादी हैं। तो भेदवादी आपके मीमांसक भी हैं, न्यायिक भी है, वैशेषिक भी है। इन सब स्मृतियों के साथ वे भेदवादी होने के कारण, अनेकात्मवादी होने के कारण और अनात्म पदार्थ की भी वास्तविक सत्ता स्वीकार करने के कारण भेदवादी है। और वेदांती केवल एकात्मवादी है, अद्वैतवादी है। उनके मत में एक अद्वैत ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है और ब्रह्म को छोड़ करके किसी भी अनात्म वस्तु की कोई पारमार्थिक सत्ता न होने से दूसरी कोई पारमार्थिक वस्तु है ही नहीं। एक आत्मा ही पारमार्थिक है, अद्वैत है। इस प्रकार ये जो है वेदांत मत के साथ विरोध रखने वाले सभी स्मृति ग्रंथ माने जाएंगे। जो अद्वैतवादी नहीं है, द्वैतवादी स्मृति ग्रंथ, उन सांख्यादि स्मृतियों के साथ आपाततः जो विरोध प्रतीत होगा उस विरोध का परिहार भी द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में किया जाएगा। और जो कानादि के द्वारा बताए गए तर्क हैं, कनादादि के द्वारा अपने शास्त्र वैशेषिक आदि में कनादिकों ने युक्तियों से अपने सिद्धांत को स्थापित किया है। तो वो जो भेदवाद की निश्चायक युक्तियां हैं यानी तर्क हैं, उन तर्कों के साथ भी अद्वैत निश्चायक उपनिषद समन्वय का विरोध प्रतीत होता है। उस विरोध का परिहार भी प्रथम पाद में ही द्वितीय अध्याय के किया गया है। इसलिए प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय माना जाएगा स्मृति और तर्क के साथ अविरोध।